गाइस, वेलकम बैक टू यूडीमोनिया क्लासेस। आप हमारी क्लास 6 से 7 से जुड़े हुए थे ऑलरेडी। आप हमारी प्लेलिस्ट को नीचे जाकर चेक भी कर सकते हो। अब हम क्लास 8 की एनसीईआरटी में चैप्टर 5 कर रहे हैं। इससे पहले के सारे पार्ट्स हो चुके हैं। आप सारे पार्ट्स चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। तो अभी ये क्लासेस किसके लिए यूज़फुल है, अगर आप ये भी पूछना चाहते हो। क्लास 8 के जितने भी बच्चे हैं उन सबको ये बहुत अच्छे से डीप में बेसिक नॉलेज देगी। साथ ही जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एसएससी, और अगर कोई टीचिंग एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहा है लाइक यूजीसी नेट इन ज्योग्राफी और आपका केवीएस टीएसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हमें चैप्टर पढ़ना है चैप्टर 5, दैट इज़ इंडस्ट्रीज़। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ क्या है। इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपका इससे पहले वाला चैप्टर है, आपने पढ़ा एग्रीकल्चर, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको लेकर जब हम उन्हें प्रोसेस कर देते हैं इंडस्ट्रीज़ में ले जाकर, उनसे कुछ बनाते हैं प्रोसेस करके, तो उस प्रोसेस्ड फूड या प्रोसेस्ड चीज़ को इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोसेस किया जाता है। ये सेकेंडरी एक्टिविटी से रिलेटेड है, या आप कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग से। जब रॉ मटेरियल को और कीमती बनाया जाता है और वैल्यूएबल बनाया जाता है। जैसे कि अगर आपने आटा लिया, आटे को और कीमती चीज़ में बदला, लाइक ब्रेड, लाइक बिस्कुट, तो आपने क्या करा, मैन्युफैक्चर कर दिया, उस आटे की कीमत बढ़ा दी, है ना। तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी है जिसमें हम रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ा देते हैं। लाइक आपने कहा कि मुझे कुरकुरे खाना है, तो कुरकुरे हमने कॉर्न लिया और कॉर्न को लेकर कुरकुरे में चेंज कर दिया, तो उस चीज़ की वर्थ बढ़ा दी, ठीक है। इसके बाद आपको समझाया गया इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, और जितने भी मिनरल्स हैं उनके एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड। सर्विसेज की भी इंडस्ट्री होती है, ठीक है। कोयले की, अब जैसे कोयला को हमने या कोल को हमने माइन करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या ज़रूरत है, तो कोयला को माइन करने के लिए भी हमें इंडस्ट्री चाहिए। कोई इंडस्ट्री तो होगी ही ना जो माइनिंग करेगी, ठीक है। तो और उस कोल्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी या फिर आयरन ओर में चेंज करना, जो भी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगी, तो वही चीज़ कोल जो है वो भी किसी ना किसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इंडस्ट्री, आई होप आप समझ गए होंगे, किसी ना किसी सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जिसमें हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके चेंज कर देते हैं किसी वर्थफुल चीज़ में, मतलब और ज़्यादा महंगी वैल्यूएबल प्रोडक्ट में। इसके बाद है इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया जाता है 3 बेसिस पे। एक तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे 2 तरह की इंडस्ट्री होती है, एक साइज़ के बेसिस पे और एक उसकी ऑनरशिप के बेसिस पे। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास ये मिनरल्स हैं, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन से टाइप की है। तो सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है, एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो होती हैं जिनका प्लांट्स या एनिमल्स के प्रोडक्ट में बनाने में यूज़ किया जाता है। प्लांट्स और एनिमल्स के प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाता है कुछ ना कुछ बनाने के लिए। एग्ज़ाम्पल, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसमें हम क्या रॉ मटेरियल के तौर पे क्या लेते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स ही लेते हैं। ऐसे ही हम वेजिटेबल ऑयल बनाने के लिए ऑयल को लेते हैं। ऑयल बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होती है, लाइक सरसों। इसी तरीके से हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करेंगे, जिसमें कॉटन इंडस्ट्री में कॉटन का यूज़ किया जाता है, जूट का यूज़ किया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हम डेयरी के लिए मिल्क वगैरह, इनके लिए भी हमें पोल्ट्री फार्मिंग या फिर हमको एनिमल्स की ज़रूरत है, गाय भैंस बकरी, है ना। ऐसे ही लेदर इंडस्ट्री के लिए हमको क्या चाहिए, लेदर इंडस्ट्री के लिए भी हमें एनिमल्स चाहिए। तो जो रॉ मटेरियल है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर या लाइव स्टॉक रियरिंग से रिलेटेड है, तो वह एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है।
वहीं जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड ही है, जिसमें मिनरल ओर्स का यूज़ किया जाता है एज रॉ मटेरियल और उनसे कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे कि आयरन ओर है, आयरन ओर से हम लोहा बनाएंगे, आयरन ओर से हम लोहा खनिज बनाएंगे, है ना। आयरन ओर से हम लोहा बना रहे हैं ना, आयरन बना रहे हैं, तो इसमें भी हमें इंडस्ट्री की ज़रूरत है प्रोसेसिंग के लिए। कई मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो आपको कोई मशीनरी डेवलप करनी है, लोहा लगेगा। आपको कोई भवन बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, लोहे का यूज़ होगा। घर बना रहे हो, आयरन का यूज़ होगा। रेलवे के लिए डब्बा बना रहे हो तो उसमें आयरन का यूज़ है। तो हर तरीके से हम देखते हैं कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती है जो मिनरल को प्रोसेस करती है, ठीक है। फिर आता है आपका मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री, जो कि समुद्र से रिलेटेड है। यहाँ पर हम देखेंगे रॉ मटेरियल के रूप में हमें सी फूड को प्रोसेस किया जाता है, जो कि हम लेते हैं ओशियन से, रिवर से, ठीक है, जो फिशेस होती है उनको। ऐसे ही हम फ़िश का ऑयल भी बनाते हैं, तो वो भी फिशेस से ही आएगा। फिर आता है आपका फॉरेस्ट बेस्ड। जो फॉरेस्ट बेस्ड होता है, फॉरेस्ट से प्रोडक्ट लेता है, उसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करता है। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी से पेपर बनाया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में हम देखते हैं दवाइयाँ कैसे बनती है, प्लांट से लेकर, प्लांट्स के प्रोडक्ट से। ऐसे ही आपको फर्नीचर बनाना है या घर बनाना है, उसमें वुड का यूज़ होता है, ठीक है। तो अब तक आप समझे कि जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम क्लासीफाई करते हैं, डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स एग्रो बेस्ड भी है, जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है। मिनरल बेस्ड भी है, जो मिनरल्स मिलते हैं उनका यूज़ करना। एक मराइन बेस्ड है, जो पानी के अंदर फिशेस है, पानी के अंदर जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, उनका यूज़ किया जाता है। फॉरेस्ट बेस्ड है, जो फॉरेस्ट से प्रोडक्ट मिलते हैं उनके बेसिस पे। इसके बाद है साइज़ के बेसिस पे। साइज़ के बेसिस की बात करें तो कुछ इंडस्ट्रीज़ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है। जो स्मॉल स्केल है और लार्जर स्केल है, उन्हें ऐसे बोला जाता है। जो स्मॉल स्केल है वो कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है ये छोटी है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं वो लोकल लोगों के द्वारा किए जाते हैं, मतलब जो हाथों का काम करते हैं, आर्टिसंस के द्वारा इन प्रोडक्ट को बनाया जाता है। जैसे आप टोकरी बुन रहे हो, टोकरी बना रहे हो, मिट्टी से बर्तन बनाते हैं ना वो कुम्हार, वो उनका एग्जाम्पल ले लो। जो भी हाथों का यूज़ करके बनाया जा रहा हो, वो वैसी इंडस्ट्री है स्मॉल स्केल लेवल पे। जैसे अचार बनाने का काम करती है वुमेन्स, तो ऐसी इंडस्ट्री जो बड़ी मात्रा में किसी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर रही है, छोटी क्वांटिटी में कर रही है और अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो छोटी इंडस्ट्रीज होगी। वहीं वो इंडस्ट्री जो बड़े पैमाने पर है, एक ब्रॉड लेवल पर है और बहुत सारा अमाउंट में कुछ प्रोड्यूस कर रही है, बहुत सारा उस पर कैपिटल लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है, मशीन्स है, टेक्नोलॉजी है, तो वो हो गई आपकी बड़ी इंडस्ट्री, जिसे हम बोलेंगे ब्रॉड लेवल की लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्री आप समझ गए होंगे एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप समझ गए होंगे। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके एग्जांपल दे रखे हैं, लाइक सिल्क वॉर्म वीविंग, जो सिल्क वॉर्म को पालते हैं, किसान वगैरह पाल लेते हैं फॉर एक्स्ट्रा इनकम, तो एक तो वो हो गया। और एक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये भी छोटे लेवल पे की जाती हैं, जैसे कि मैंने बताया अचार बनाना, ठीक है। ऐसे ही जो बड़ी इंडस्ट्री है वो ऑटोमोबाइल की है, जो हम कार बना रहे हैं, प्लेन बना रहे हैं, हैवी मशीनरी का निर्माण किया जा रहा है, तो वो कहाँ पर होता है, बड़ी बड़ी मशीनरी बन रही है, तो वो होता है आपके ब्रॉड लेवल पर हैवी स्केल इंडस्ट्री में, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है, क्वांटिटी भी ज़्यादा ही बनाई जाती है और लोगों को इन्वॉल्व कम किया जाता है, कैपिटल ज़्यादा लगाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑनरशिप के बेसिस से।
ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्री को प्राइवेट और स्टेट के हाथों में रखा जा सकता है, और एक जॉइंट वेंचर है और एक कोऑपरेटिव है। ऐसे 4 में बांटा गया है। अब हम बात करेंगे ओनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई किया गया है। लाइक प्राइवेट इंडस्ट्री जो किसी व्यक्ति के द्वारा या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा या फिर कई लोगों के ग्रुप्स के द्वारा बनाई जा सकती है। एक होती है पब्लिक, जो पब्लिक वाली होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड होती है। लाइक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया बाय गवर्नमेंट। ठीक है। फिर एक होती है आपकी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, ये मिलकर की जाती है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा की जा सकती है। जैसे मारुति और आपके पास है जो मारुति उद्योग लिमिटेड, एक एग्जाम्पल दे रखा है हमारी बुक में। इसके बाद आप और भी देख सकते हो। एंड देन हम कोऑपरेटिव की बात करेंगे। कोऑपरेटिव के अंदर आता है वो इंडस्ट्री जिससे ऑपरेट और ओन दोनों ही प्रोड्यूसर्स के द्वारा भी किया जा सकता है और सप्लायर्स के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे कि दूध के लिए हमने बनाई थी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल दूध के लिए सुधा डेयरी। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कोऑपरेटिव्स के। इसके बाद है क्या फैक्टर है जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन पे अफेक्ट डालता है। अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये जो 7 फीचर्स है ना, इंडस्ट्री हमेशा रॉ मटेरियल के पास होनी चाहिए, लेबर आपको सस्ता मिलना चाहिए वहाँ पे, कैपिटल सस्ता पड़े, मतलब आप जो पूंजी लगा रहे हैं वो, और मार्केट के पास होनी चाहिए, सस्ता लैंड होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी लगा रहे हो तो लैंड तो चाहिए ही होगा। ट्रांसपोर्ट की सुविधा सस्ती हो, बिजली सस्ती हो, ज़्यादा महंगी ना हो, तो ही आप किसी इंडस्ट्री को लगाना चाहेंगे, और 24 घंटे बिजली भी मिले वहाँ पे। तो कुछ चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे हम कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि सरकारें भी रोज़गार के लिए या और पॉइंट के लिए कि हमारे राज्य में भी कुछ ना कुछ इंडस्ट्री सेटल्ड हो, इसीलिए इंसेंटिव देती है, सब्सिडी देती है बिजली में कि बिजली सस्ती पड़ेगी, या ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट घटा देती है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की सहूलियत देती है बैकवर्ड एरियाज़ में, ताकि इंडस्ट्रीज़ आ सके। इंडस्ट्रीज़ आएंगी तो डेवलपमेंट होगा और शहरीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा, ग्रोथ को उस जगह की। फिर आता है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर आता है इन्वेस्टमेंट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट, जो हमें इंडस्ट्रीज़ के थ्रू मिलता है। आप इनपुट क्या लगाओगे किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहले रॉ मटेरियल तो चाहिए ही होगा, उसके बिना तो कोई काम ही नहीं होता। ठीक। फिर लेबर भी चाहिए होगा उस जगह, लैंड का कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, पावर, कुछ चीज़ें हैं जो इनपुट के रूप में आपको डालनी पड़ेगी हमेशा। फिर प्रोसेस, जो आप बना रहे हो उसको प्रोसेस किया जाएगा फिनिश्ड प्रोडक्ट में। फिर आउटपुट वो रिज़ल्ट निकलेगा जिसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनपुट क्या होता है, कॉटन, हमारी लेबर, हमारी फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट, यही 2-4 चीज़ें होंगी जो कॉटन इंडस्ट्री में हम डालेंगे। उसके बाद प्रोसेसेस में हम गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग उस कपड़े के साथ करेंगे। आउटपुट में वो जो भी कपड़ा हमने बनाया, सिला, उससे हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्रियल यूनिट। फिर आता है इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करें, इंडस्ट्रीज़ वहीं पर उभरनी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है जहाँ पर उसके आसपास भी कुछ उसकी सपोर्टिंग यूनिट्स हों, मतलब इंडस्ट्री के पास कुछ और भी इंडस्ट्रीज़ हो जो उसको फ़ायदा करें। ठीक है। जैसे कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे मेजर इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है, जैसे अमेरिका का रीजन है, ख़ास तौर से ईस्टर्न नॉर्थर्न अमेरिकन, और वेस्टर्न यूरोप है, सेंट्रल यूरोप है, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। और एशिया के ईस्टर्न पार्ट में कई इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे आप फ़ोटो में भी देखोगे इंडस्ट्रियल रीजन दिखाए गए हैं कहाँ कहाँ पर है। अमेरिका का हमने देखा ही था, नॉर्थ का ईस्टर्न पार्ट, ऐसे ही इंडिया या फिर आप एशिया के ईस्टर्न देशों में मान लो, और यूरोप के वेस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप। ठीक है।
अब हम बात करेंगे ये इंडस्ट्रियल रीजन जो होते हैं ये टेम्परेट रीजन में ज़्यादा देखे गए हैं। टेम्परेट एरियाज़ में ख़ास तौर से पोर्ट के पास में अच्छे खासे डेवलप है और कोल फील्ड के पास में। इंडिया में भी कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं जैसे कि मुंबई पुणे में, बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन है ना, हुगली वाले एरिया में, अहमदाबाद, छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ, कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। तो कई सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। इसके बाद हमें बताया गया कि इन इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं इनको 3 भाग में आप बांट दो, 3 तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दो। एक तो हो गई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एक हो गई टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एक हो गई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री। 3 तरह की इंडस्ट्री खुद सोचो, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तीनों भारत के अंदर आप देख सकते हो। जो आयरन एंड स्टील है उनके कुछ देशों के नाम हमें बताए गए जैसे जर्मनी, अमेरिका, चाइना, जापान, रशिया। वहीं अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो वो आपको इंडिया में, हांगकांग में, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान में देखने को मिलेगी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, और भारत में बेंगलोर इस टाइम पे पीक पर है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इंडस्ट्री से अपनी कहानी शुरू करेंगे, दैट इज़ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अब हम बात करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ की। जब हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को देखते हैं तो भारत में इसकी स्थापना टिस्को से हुई है। 1947 से पहले जो भारत में था वो था टिस्को, जिसको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट दिया। ये जो है आयरन स्टील इंडस्ट्री, यहाँ पर रॉ मटेरियल के रूप में निवेश के लिए लेबर, कैपिटल, वहाँ की भूमि, लैंड और वहाँ अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और आयरन की ओर्स, कोल और चूना पत्थर जिसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन, उनका यूज़ किया गया। सबसे पहले इनको देखा गया ये यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, अगर है तो ही वहाँ पर इंडस्ट्री का सेटअप किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जब आप इनपुट देखते हो किसी आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। ये रॉ मटेरियल्स होते हैं। फिर क्या होता है, फिर इसको आयरन ओर जो है, क्योंकि आपको स्टील बनाना है, स्टील बनाने के लिए आपको कुछ प्रोसेस से गुजरना होगा। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है उसको ब्लास्ट फर्नेस में डालो। जब आप उसमें डालोगे तो उसको स्मेल्टर करो, स्मेल्टिंग होगी, पिघलना चालू होगा। जब वो पिघलेगा तो उसको रिफ़ाइन कर दिया जाएगा, प्योर बना दिया जाएगा और उसमें से स्टील निकल जाएगा। स्टील बनाने के लिए ना आपको ये 3 चीज़ें डालनी थी, आयरन, कोल और लाइमस्टोन। इससे क्या होगा, स्टील बनाने के लिए जब आपने ये तीनों चीज़ें डाली तो प्योरिटी आ जाएगी आयरन में, और फिर आप उसमें एल्यूमिनियम, निकेल और कॉपर मिलाकर, स्टील में मिलाकर एलॉय बना लोगे। मतलब स्टील बनाने के लिए ना ये प्रोसेस होते हैं। ये सब चीज़ें जो मैंने रॉ मटेरियल्स बोले हैं वो होने ज़रूरी है, तभी आप स्टील बना पाओगे। अब जब आपने ये 3 चीज़ें डाली, चलो मैं एक बार आपको फिर से समझाती हूँ अगर आपको नहीं आया हो। जैसे कि आयरन लो पहले तो थोड़ा सा, फिर उसके बाद, अच्छा आपको बुक में भी दे रखा है, 1 सेकेंड रुको, ये देखो, आप पहले कोल ले लो, फिर आयरन ले लो, फिर थोड़ा सा लाइमस्टोन ले लो, फिर आपको मिल जाएगा स्टील। स्टील बनाने के लिए ये सब चीज़ें आपको डालनी ही पड़ेगी। ठीक है, और जब आप इन सबको मिला लोगे, जैसे ये मशीन है, इस मशीन में ये डाला जाता है। जब ये इस मशीन में जाता है, ऊपर से जाएगा, देखो जब आप इस मशीन में ये सब चीज़ें डालोगे तो क्या होगा, जो वाटर वेपर है भाप के फॉर्म में गंदगी निकल जाएगी इस ब्लास्ट फर्नेस में, और सब कुछ मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद जो प्योर है वो नीचे बैठेगा, तो वो आयरन यहाँ से निकलेगा, और जो गंदगी है वो सरफेस पे होगी तो वो स्लैग के रूप में यहाँ से निकल जाएगी, जो हमने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट डाले थे वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टील का फॉर्मेशन करते हैं। किसी भी आज के टाइम पे किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए ये स्टील इंडस्ट्री जो है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम पे हर चीज़ आप जो भी यूज़ कर रहे हो वो स्टील की बनी है, बेस है,
किसी भी इंडस्ट्री का, इसलिए ये आज के टाइम पे 1800 से पहले जब हम किसी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लोकेट करते थे तो 2-3 चीज़ें देखते थे, जैसे वहाँ पे रॉ मटेरियल होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए और पानी होना चाहिए। लेकिन 1950s के बाद से हमने इस इंडस्ट्री को ऐसी जगह पे स्थापित कर दिया है जहाँ पर पोर्ट्स होंगे। पोर्ट्स के पास क्यों? क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें जो बाहर से मंगानी पड़ती है और पानी तो है ही देखो, तो काफ़ी ज़्यादा हमने बाहर से मंगाने के लिए और जो आपके अंदर के प्लेसेस थे वहाँ पे हमने अपना मिनरल्स जो है वो एग्जॉस्ट भी तो कर दिए है। इस वजह से 50s के बाद से आप देखते हो पोर्ट पे भी डेवलप हुआ है। ये इंडिया के लिए तो नहीं, लेकिन जापान और कंट्रीज़ के लिए आप कह सकते हो जहाँ पे खुद मिनरल्स भी नहीं है, उन देशों को तो मंगाने ही है। इस वजह से भी पोर्ट्स पे डेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, फिर ऐसा बताया गया है कि आयरन एंड स्टील को बाहर से लाना पड़ता है, इस वजह से भी पोर्ट में हमने ये स्टील इंडस्ट्रीज़ डेवलप करी है। साथ ही इससे हमें कुछ लाभ भी मिलते हैं, वो भी हमें बुक में बता रखा है कि हमें इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। चीप लेबर, रॉ मटेरियल पास मिल जाना, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होना, मार्केट तक पहुंच। इसके बाद अब हम बात करेंगे कुछ स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर कहाँ पर है इंडिया में। दुर्गापुर, भिलाई, बर्नपुर, जमशेदपुर, रूरकेला, बोकारो, ये सब रीजन से इंडिया में 4 राज्यों के अंदर ही वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, और कुछ एरिया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भी है इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स। इसके बाद अब हम बात करेंगे जमशेदपुर की। जमशेदपुर जो है वो पहला था जिसने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप की थी। जो जगह थी उसका नाम था साकची, 1907 में। ये PCS का क्वेश्चन है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में इस जगह का नाम बदलकर फॉर ऑनर टिस्को के CEO के ऑनर के लिए जिन्होंने इसे स्थापित करा था, इस वजह से नाम रख दिया गया जमशेदपुर। ठीक है, जैसा आपने नाम भी सुना होगा जमशेद जी टाटा का। नहीं सुना है तो आप गूगल करना, आपको बहुत प्यारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे कि साकची में इन्होंने इसको स्थापित करा था। साकची में 2 रिवर्स थी, स्वर्ण रेखा नदी और खारखाई झारखंड में। इन दोनों के जॉइंट पॉइंट पे जहाँ पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं, उनके संगम पे साकची था और वहाँ पर उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और बाकी बताया गया कि आयरन एंड स्टील के लिए बहुत अच्छी जगह थी साकची। साकची को क्यों चुना गया था, कुछ रीजंस बता रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर बंगाल नागपुर रेलवे रूट था 32 किलोमीटर दूर। मार्केट के रूप में यहाँ पर कोलकाता थी और आयरन और कोयला, मैग्नीज़, ये सब डिपॉजिट पाए जाते थे आसपास के एरिया में। इस वजह से भी यहाँ पर ही, और पानी के लिए स्वर्ण रेखा, खरकई नदी जो हमने अभी देखी, इस वजह से ही यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट की गई। और कई चीज़ों में आपको पता ही है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। कोई भी डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, इसके बिना अधूरा होता है हमारा। इसके बाद हमें बताया गया है कि अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत में हर चीज़ में आयरन एंड स्टील का बहुत बड़ा रोल था। इस वजह से इस इंडस्ट्री को डेवलप करने का मौका मिला और लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स बनाए गए हैं भारत के अंदर। इसके बाद हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, मतलब ये तो इंडिया का हो गया, इंडिया में जमशेदपुर। ऐसे ही वर्ल्ड में अगर देखें तो अमेरिका का पिट्सबर्ग है। पीटर्सबर्ग जो है वो अमेरिका के अंदर है। पीटर्सबर्ग की खासियत ये है कि स्टील इंडस्ट्री में पीटर्सबर्ग जो है वो फ़ायदेमंद सौदा है, मतलब उसकी लोकेशन। कुछ रॉ मटेरियल्स है जैसे कि कोल, ये यहाँ पे इजीली अवेलेबल है आसपास लोकली। लेकिन जो आयरन की ओर है 1500 किलोमीटर दूर है उसकी माइंस, लेकिन फिर भी पास है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि शिपिंग के रूट्स है। मतलब अगर ये माइंस दूर भी है ना तो भी पास है, क्योंकि आसपास जो है ना रिवर्स है इसके। नदियों की वजह से क्या होता है, शिपिंग हो जाती है। जैसा आपको पता ही है इनलैंड वाटरवे होता है ना, अपने नदियों के थ्रू ही ये माल ढो सकते हैं इजीली। और आसपास यहाँ पे ट्रेन्स का, रेलवे का डेवलपमेंट भी है,
तो शिप करना भी इनको सस्ता ही पड़ता है। देखो जैसे लिखा हुआ है ना, ग्रेट लेक्स वाटरवे, वो चीज़। फिर आती है ट्रेन्स तो मैंने बताया कि सस्ता है, ट्रेन भी आसपास मौजूद है। तो ओहियो और रिवर के बारे में बता रखा है। ओहियो, मंगोहिला, एलिगनी, ये रिवर्स हैं जो कि वाटर सप्लाई करती है आसपास। इसके बाद बताया गया लार्ज स्टील मिल्स जो है पीटर्सबर्ग में ही है। मतलब ये जो स्टील इंडस्ट्री है इसके आसपास ना और भी इंडस्ट्रीज़ है जो कि स्टील का यूज़ करती है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे कि रेल रोड इक्विपमेंट बनाने वाली, हैवी मशीनरी बनाने वाली और रेलवे के काम में रेल का काम करने वाली। तो इस वजह से इन इंडस्ट्रीज़ को भी आयरन चाहिए, तो ये आयरन और स्टील उनको इनसे मिल सकता है ईज़िली आसपास। मतलब देखा जाए तो पानी के थ्रू इनके पास आने जाने का रास्ता है, चीप ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, साथ ही इनके पास मार्केट भी है आसपास। और इसके अलावा देखा जाए तो आसपास कोल की सुविधा भी है। तो मतलब अच्छी कंडीशन से पिट्सबर्ग में इसी वजह से इसको एक अच्छी लोकेशन मानी गई है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए अमेरिका में। चलिए, तो अभी हमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी पढ़ना है। तो अब हम बात करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। जो धागे होते हैं ना, यार्न, उससे हम वीविंग करते हैं, उससे हम बुनाई करते हैं। ये पहले से होता आया है, लेकिन आज के टाइम पे हमने मैन मेड या ह्यूमन मेड कुछ यार्न बना लिए है, जिसके थ्रू हम आज आर्टिफिशियल धागों के थ्रू ही कोई ना कोई क्लॉथ डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था ना, कुछ आइटम्स थे लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स बीन्स, पटसन, इनका यूज़ करके ये वाली इंडस्ट्री डेवलप होती थी। लेकिन आज हमें पूरे नेचुरली प्रकृति पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं। आज आर्टिफिशियली भी यार्न बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें बताया गया है कि कुछ मैन मेड है और कुछ हमें नेचर से मिलते हैं। जो मैन मेड है उनके एग्जाम्पल देख लो, नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रेलिक है, रेयॉन है। जब ये मैन मेड है तो कॉटन इंडस्ट्री को भी धक्का तो लगेगा ही, ठीक है। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर 18th सेंचुरी में पहले तो यहाँ पर हैंड स्पिनिंग का यूज़ किया जाता था, हाथों का, और हाथों से चलने वाले लूम्स थे। लेकिन बाद में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो ब्रिटेन से शुरुआत हुई, वहाँ पे पावर लूम आ गए। बाद में देखते देखते पूरी दुनिया में पावर लूम आ गए। इस तरीके से टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई। अब इनमें कुछ देश है जैसे इंडिया, जापान, चाइना, अमेरिका, इनमें बहुत आगे है। अब बात की गई है कि भारत जो है वो क्वालिटी वाइज अच्छे कॉटन के कपड़े बनाता है। और अंग्रेज़ों के टाइम पर, ब्रिटिश रूल से पहले भी हमारे यहाँ पर हाथों से ही बुनाई वगैरह की जाती थी। एक मार्केट थी हमारी पूरी की पूरी। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि आप देखोगे ना, हमारे कुछ क्लॉथ्स फेमस थे, लाइक जो बांग्लादेश है, ढाका, वहाँ ढाका का मलमल फेमस था। मसूलीपट्टनम में हमारा, वहाँ का छीट का कपड़ा होता था। और जो कालीकट है उसके कैलिको, बुरहानपुर और सूरत और वडोदरा, वहाँ पर सुनहरी जरी का हाथों से काम होता था। वो बहुत फेमस थे हमारे, बहुत ज़्यादा। और अंग्रेज़ भी इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अट्रैक्ट हुए थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारा अंग्रेज़ों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम पर इंडस्ट्रीज़ लगाई, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की वजह से उनका माल जो था वो सस्ता था और अच्छी क्वालिटी भी देता था। और प्लस हम जो बना रहे थे वो बहुत स्लो था, कम बना पाते थे। इस चक्कर में देखते 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 हमारी इंडस्ट्रीज़ जो अभी तक हाथों से चल रही थी वो ख़त्म हो गई। और हम भी अब मशीनीकरण हो गया हमारी भी इन चीज़ों का, ठीक है। तो पहले जो सस्ती क्वालिटी की चीज़ें थी, अब हमें भी उनको कॉम्पीट करना था, इसलिए हमें भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स अपने यहाँ पर डेवलप करनी पड़ी। तो पहला एग्जाम्पल है इंडिया में मुंबई 1854 में पहली मशीनाइज्ड टेक्सटाइल मिल हमने स्थापित करी थी। वहाँ का टेम्परेचर भी अच्छा खासा था, वार्म, मॉइस्ट था, इस वजह से हमें फ़ायदा मिला। साथ ही आसपास पोर्ट था, तो हम रॉ मटेरियल
मंगा सकते थे या भेज सकते थे, हमें स्किल्ड लेबर की भी कोई कमी नहीं थी। इस तरीके से देखते देखते ये वाला इंडस्ट्री सेटअप हो गया और डेवलप हो गया और आगे तक फैला। देखते देखते यही इंडस्ट्री गुजरात तक भी फैली है। वहाँ का क्लाइमेट भी महाराष्ट्र की तरह ही था। और लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि अब ये देखा गया है कि अगर हम मैन मेड यार्न बना सकते हैं तो क्लाइमेट भी तो मैन मेड बनाया जा रहा है आजकल। आजकल क्या होता है कि आर्टिफिशियल क्लाइमेट बनाया जा सकता है अपने कॉटन को प्रोड्यूस कराने के लिए। इसलिए पहले तो महाराष्ट्र और गुजरात तक ही ये सीमित थी, लेकिन अब यही चीज़ जो है महाराष्ट्र और गुजरात से बाहर निकल गई है और लोकल मतलब पूरे देश में ही कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो चुकी है रॉ मटेरियल वाले प्लेसेस से दूर भी, क्योंकि अब आर्टिफिशियल टेम्परेचर के थ्रू हम उस चीज़ को पैदा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमें ये बताया गया है। अब हम देखेंगे कुछ रीजन्स लाइक अहमदाबाद और ओसाका। अहमदाबाद जो है भारत में है। अहमदाबाद में सेकंड मिल स्थापित हुई थी 1859 में। इससे पहले हमने देखा था मुंबई का, इसके बाद अहमदाबाद में आई है। जैसे मुंबई में अच्छी कंडीशंस थी इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, ऐसे ही अहमदाबाद में थी। इसी वजह से अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा गया है। यहाँ की कंडीशंस अच्छी थी, लाइक यहाँ पे कॉटन जो था, कॉटन के लिए एनवायरनमेंट था, रॉ मटेरियल इजीली मिलता था, क्लाइमेट अच्छा था, फ्लैट लैंड था, लैंड पर हम अच्छे से अपनी मिल्स स्थापित कर सकते थे। और गुजरात और महाराष्ट्र की आबादी इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ पे लेबर भी अच्छी खासी मिल जाती थी। सड़क थी, मतलब ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, रेलवे रूट था, सड़क का जाल फैला हुआ था और इस तरीके से मार्केट भी आसपास ही थी। जैसे मुंबई पोर्ट था, वहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते थे और कुछ मंगानी हो मशीन तो इंपोर्ट भी कर सकते थे। अब क्या हुआ, लेकिन अहमदाबाद की ये जो मिल थी जिसे हम मैनचेस्टर कह रहे हैं, आज के टाइम पे ये बंद होने की कगार पर है, क्योंकि अब ये जो इंडस्ट्री है ना ये और भी क्षेत्रों में फैल गई है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अहमदाबाद या महाराष्ट्र तक ही है, और एरियाज़ में भी इनका डेवलपमेंट हो गया है। और साथ ही अहमदाबाद की जो लेबर थी उन्होंने अपनी स्किल को अपग्रेड नहीं करा, टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं की, इस वजह से भी ये अहमदाबाद में अब बंद हो गई हैं। बंद क्या, बहुत कम हो गई हैं टेक्सटाइल मिल्स। इसके बाद ओसाका का एग्जाम्पल दिया गया जो कि जापान में। ओसाका जो है यहाँ पर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक सेंटर है। आसपास इसके भी अच्छी खासी कंडीशंस है, लाइक कि आसपास फ्लैट लैंड मिलना, आसपास ही पानी मिल जाना, आसपास ही वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट मिल जाना, आसपास ही लेबर मिल जाना, पोर्ट मिल जाना ताकि मंगाया जा सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सके। आसपास ही आपको जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो कुछ मतलब बता रखा है कि किन किन देशों से किया गया, लाइक इजिप्ट, इंडिया, चाइना, यूएस से ये फिनिश्ड प्रोडक्ट जो था मतलब रॉ मटेरियल लेता था और फिनिश प्रोडक्ट को बेचता भी है। इसके बाद बताया गया हाई क्वालिटी के ये जो फिनिश प्रोडक्ट बनाता है जापान का ओसाका हाई क्वालिटी का बनाता था और कम वैल्यू की कम कीमत पर उसे बेच देता है मार्केट में, इससे उसे फ़ायदा हुआ। लेकिन ओसाका भी देखते ही देखते अपने इंडस्ट्री में थोड़ा थोड़ा पीछे हट रहा है, क्योंकि अब कंपटीशन में जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री है, साथ साथ शिप बिल्डिंग की इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल है, बिजली के उपकरण है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ये सब भी टक्कर दे रही हैं। इस वजह से अब सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं रह गई है वहाँ पे भी। तो ये एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम बॉक्सेस देख के इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे पूरी तरह से। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि सनशाइन इंडस्ट्रीज़ क्या है। सनशाइन इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ है जो आज के टाइम पे उभर रही है, इमर्जिंग है, लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइक वेलनेस एंड हॉस्पिटैलिटी, कितने सारे कोर्सेज चल रहे हैं। देन नॉलेज के सेक्टर में फिर है प्रगलन। प्रगलन मीन्स होता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मतलब जो एक पॉइंट होता है ना गलने का, उसके भी नीचे चले जाना, स्मेल्ट कर देना, बिल्कुल पिघला देना बिल्कुल, तो उसे कहेंगे स्मेल्टिंग। मेटल्स को निकाला जाता है ओर्स में से हीट करके, उसकी ओर्स में से हीट करके बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट इज स्मेल्टिंग।
इसके बाद अब हम बात करेंगे ग्रेट लेक्स की। ग्रेट लेक्स जो है अमेरिका में, वो 5 नदियों को कहा गया है। उन लेक्स के नाम क्या क्या है? सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी। इनमें से जो सुपीरियर लेक है वो सबसे लंबी है, सबसे बड़ी है, जो कि हायर स्ट्रीम में है। ठीक है। अब है टेक्सटाइल वर्ड का ओरिजिन। टेक्सटाइल वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से है, जिसका मतलब है टेक्सियरे, मतलब कि बुनना, वीव करना। एक और फैक्ट है, जैसे कि पिछली बार हमने पढ़ा था चैप्टर में कि मुंबई पहली जगह थी जहाँ पे पहली टेक्सटाइल मिल लगी थी, लेकिन अगर हम बात करें बिल्कुल फर्स्ट, तो वो लगी थी कोलकाता में, फोर्ट ग्लॉस्टर के पास, कोलकाता में 1818 में। लेकिन वो जल्दी ही बंद हो गई थी, इस वजह से उसे काउंट नहीं करा, इसलिए बुक में पहली मिल जो है मुंबई में बताई गई है 1854 में, और सेकंड अहमदाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो भी इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है उसका 1/3 हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाहर बेच देते हैं। अब हम लास्ट चीज़ और देख लेते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर के बारे में। जो एक दुर्घटना हुई थी, इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुआ था, आपने सुना है इसके बारे में पहले भी मुझसे। तो ये हमने क्लास 7th और 8th की एनसीईआरटी में पढ़ा है, वैसे पॉलिटी की। आप चेक करना सीरीज़ में जाकर, पॉलिटी की भी क्लासेस देख लेना। तो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर जो है ये हमें देखने को मिलता है भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को। ये एक टेक्नोलॉजिकल एक्सीडेंट था जिसमें एक मिक गैस रिलीज़ हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट मिक गैस रिलीज़ हुई थी। साथ में हाइड्रोजन साइनाइड एंड अदर रिएक्शंस आर आल्सो रिलीज्ड, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है। इसमें बताया गया है कि ये एक फैक्ट्री थी, पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। ये देखा गया कि 3598 लोगों की डेथ हुई थी इस टाइम पे। जो लोग बच भी गए थे उनकी हालत भी ख़राब ही है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हमें चाइना के बारे में बताया गया। चाइना में हुआ था 2005 में, उसमें 243 लोगों की डेथ हुई, 9000 लोगों को वहाँ से हटाया गया, एवैक्यूएट किया गया 64,000 लोगों को, और 9000 लोग घायल हुए। कई लोग जो थे वो भाग नहीं पाए, उनकी डेथ हो गई। तो अब हमें बताया गया ऐसे जोन्स में जहाँ पे फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर अगर कोई रहता है, लोगों की बसावट है, सेटलमेंट है, तो हमें क्या करना चाहिए। अगर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है तो उनको वहाँ पर इंडस्ट्रीज सेटअप होने नहीं देनी चाहिए, दूर होनी चाहिए इंडस्ट्री, पहली बात तो। लेकिन अगर फिर भी इंडस्ट्री सेटअप है तो लोगों को बताया जाना चाहिए वहाँ पे कौन से केमिकल्स है और क्या बचाव हो सकता है अगर कभी ऐसा इंसिडेंट होता है तो, है ना। और फायर वार्निंग, अगर कभी आग वगैरह लगती है तो उसका सिस्टम होना चाहिए पूरा का पूरा वार्निंग का। स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है टॉक्सिक सब्सटेंस की, वो भी लिमिटेड होनी चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए। लिमिट बताई जानी चाहिए कि इतने ही प्रोडक्ट आप रख सकते हो ये टॉक्सिक। और पॉल्यूशन डिप्रेशन क्वालिटीज़, जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में उसको सुधारना चाहिए, पॉल्यूशन फैलाने से बचने के उपाय। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज़ ऑफ क्लास 8th NCERT। So thank you so much. Please follow and subscribe to my channel for further benefits. आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, आप जो कहोगे मैं वो कंटेंट पेश करूँगी, तो आप ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।